यस फ्रेंड्स, हमने कल लास्ट लेक्चर में ना क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो सब नंबर ऑफ डेज को ऐड करके माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को करके निकाल लिया था। फिर हमने नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन द ईयर भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 36 डेज की आ रही है, 36.5 डेज की आ रही है और पूरे साल भर में 365 डेज होता है, तो मैंने आपको बताया था 365 डेज डिवाइड बाय 36.5 डेज विल गिव अस 10 नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। ऐसे हमने ये सेकेंड पार्ट तक कर लिया था। अब दोस्त हम बात करेंगे आपके थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है अब आपसे? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। सबसे पहले सर, ये कैश कॉस्ट बेसिस क्या होता है? तो कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब कैश कॉस्ट जो लगती है, इसका मतलब जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें से अगर मैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जिसका एग्जांपल डिप्रिसिएशन है, अगर मैं वो हटा दूंगा तो सारी कॉस्ट कैश कॉस्ट बन जाएगी। तो अब पूरे साल भर की कितनी मेरी कॉस्ट लगती है, वो मेरी कॉस्ट 365 डेज के लिए हो गई। तो जो मेरा वर्किंग कैपिटल का साइकिल आया उसमें नंबर ऑफ डेज जितने होंगे उतने नंबर ऑफ डेज के लिए क्या कॉस्ट लगेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज माय वर्किंग कैपिटल। उतना मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस और एक और बेसिस होता है टोटल बेसिस, जिससे हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। वो हम इस क्वेश्चन के बाद ही टॉपिक समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में इफ यू विल सी, तो आई बिलीव एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये साल भर की कॉस्ट है जिसमें डेप्रिसिएशन 2,10,000 का इंक्लूडेड है, वो 21 लाख है। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो वो एनुअल ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट बन जाएगी। तो 21 lakhs minus 2,10,000 when you will do, so it will become your 18,90,000. That is your annual cash cost. अब ये annual cash cost 365 days के लिए, और आपने जो वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल निकाला वो कितने भी नंबर ऑफ डेज के लिए जो भी आएगा आपका, आई वांट टू से हम उतने नंबर ऑफ डेज के लिए कॉस्ट निकाल देंगे। तो दैट इज वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड बाय यू फॉर ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो थर्ड वाला आंसर हमारा वैसे हो जाएगा। तो चलो दोस्त, अब हम ये 1, 2, 3 के आंसर्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो व्हेन यू विल सी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th आया है दोस्त, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 10th में, तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस, सब क्वेश्चन में गिवन था। तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग पीरियड 80 डेज का आ गया, ठीक है। जब एक बार आपके पास नेट ऑपरेटिंग 80 डेज का आ गया, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर निकालने के लिए आपने 360 डिवाइड बाय 80 डेज करा, तो 4.5 टाइम्स आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आ गया कि कितनी बार आपकी ऑपरेटिंग साइकिल चलने वाली है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस करने के लिए आई बिलीव एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी थी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो एनुअल ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट आ गया 1890। वो 1890 360 डेज के लिए, तो 80 डेज के लिए क्या कॉस्ट लगेगी, वो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। यहां तक समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम इसके आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट करने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड अस द कंपनी is a market leader in its product. There is virtually no competitor in the market. Based on the market research, it is planning to discontinue sales on credit and deliver the product based on prepayments. Thereby, it can reduce its working capital requirement substantially. What would be the reduction in working capital requirement due to such decision? अरे यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपनी मार्केट लीडर है अपने प्रोडक्ट में, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसके पास, तो वो ये स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं कि जो भी हम क्रेडिट पीरियड अलाउड करते हैं डेटर्स को, वो बंद कर दें और सारा काम हम कैश में ही करेंगे, प्री पेमेंट्स में ही करेंगे, एडवांस में ही करेंगे। तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल में। तो ये पूछ रहा है वो कितने अमाउंट का रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो दोस्त एक बात समझो आप ना, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको। 18,90,000 की कॉस्ट 360 दिन के लिए लग रही थी हमारी, ठीक है ना। हाँ, जब मेरे को वर्किंग कैपिटल 80 दिन का आया, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल इज फॉर 80 डेज, तो 80 डेज की जो मेरी कॉस्ट लग रही है वो ही मेरा वर्किंग कैपिटल है।
ये मैंने अभी थर्ड पार्ट में समझा दिया आपको। अब अगर मैं क्रेडिट नहीं अलाउड करूंगा कस्टमर्स को, तो जितने दिन का क्रेडिट पीरियड था कस्टमर्स का, कितने दिन का था, डेट कलेक्शन पीरियड था 45 डेज का, तो 45 डेज तक की जो मेरी पर डे की कॉस्ट लग रही थी, वो कॉस्ट मेरे को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 45 डेज से मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो गया, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल कम हो गया मेरा 45 डेज से, तो मेरी 45 डेज के लिए जो इन्वेस्टमेंट लग रही थी वो नहीं लगेगी। अब जब वो नहीं लगेगी तो वो कितनी होगी, तो 18,90,000 जो कि मेरे लिए 360 डेज के लिए थी, तो 45 डेज के लिए कितनी होगी वो मैं डायरेक्टली निकाल दूंगा, तो उतना मेरा रिडक्शन हो गया। और या मैं बोल सकता हूं कि मेरा वर्किंग कैपिटल पहले जो 80 दिन के लिए था, अब वो 45 दिन से कम हो जाएगा, तो 35 दिन का बच जाएगा, तो मैं 35 दिन की कॉस्ट निकाल दूंगा। तो पहली जो मेरी वर्किंग कैपिटल थी उसमें से मैं 35 दिन वाली वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दूंगा, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा कि रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल कितना होगा। तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको समझ में आ गई ना ये बात भाई, आप ऐसा मत सोचना कि हमारा क्या ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी, कॉस्ट तो इनकर होनी है हर डे की, मगर आपका उतने दिन के लिए जो इन्वेस्टमेंट रहेगा हमेशा के लिए आपके वर्किंग कैपिटल में, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। और जो हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उतने दिन तक हमारा मनी इन्वॉल्व रहता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो फोर्थ का आंसर हम बहुत सिंपल से 45 डेज की कॉस्ट निकालो या 35 डेज की निकालो, फिर इसमें से 80 डेज की कॉस्ट में से 35 डेज की कॉस्ट माइनस कर दो, और इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 45 डेज की कॉस्ट निकाल देते हैं, उतना ही आंसर आ जाता है। ये आ रहा है जो आपका 2,36,250 डायरेक्टली आ जाएगा आपका, आप चेक कर सकते हो। चेक करके मैं भी आपको दिखा देता हूं। दैट इज व्हाट यू कैन बी डूइंग बॉस, आई कैन से आप ऐसा कर सकते थे भाई, हमारी 18,90,360 दिन के लिए ना, 18,90,000 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 45 करोगे आप, तो देखो डायरेक्टली 236,250 आ जाएगा भाई, इतने दिन से हमारी रिड्यूस होगी डायरेक्टली। चलो, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी अब हम आपका फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कैश गॉन एंड अगेन कैश रियलाइज में कितना डिफरेंस होता है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज जब हम कोई पैसा इन्वॉल्व करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करके लाए तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड में पैसा पड़ा रहा, फिर उसके बाद वो वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा पड़ा रहा तो वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिर उसके बाद वो फिनिश गुड्स में पैसा लग गया तो वो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, और फिर डेट कलेक्शन पीरियड, ये सब में हमारा पैसा इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और इसमें से जब हम माइनस कर देते हैं जितना भी क्रेडिटर्स हमें पेमेंट पीरियड अलाउड कर रहा है वो माइनस कर देते हैं, तो वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल बन गया आपका। एंड दैट इज व्हाट यू हैव डन। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए आई बिलीव एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365 करना है, वो सब आपको मैंने पढ़ा रखा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट टॉपिक। अब हम आएंगे आपके सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे करना है हमें, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो मतलब ये अब हम अमाउंट में देखने वाले हैं ना कि हमारा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट हम कैसे करें। तो वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू विल बी, आई बिलीव हमें अब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज होगी वो अमाउंट्स के वैल्यू में चाहिए। जैसे हमारे पास होगा स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसमें कितना अमाउंट रहेगा, फिर हम निकालेंगे स्टॉक ऑफ WIP, उसमें कितना अमाउंट आएगा, फिर हम निकालेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें कितना अमाउंट आएगा, फिर हम निकालेंगे डेटर्स जिसमें कितना अमाउंट रहेगा, और कोई कैश क्वेश्चन बताएगा उतना लिख देंगे, और फिर साथ में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए तो वो लिख देंगे। तो ये सब हमारा करंट एसेट्स हो गया और इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम जो भी हमारा क्रेडिटर्स है, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हमें मिल रहा है, उतना पैसा हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो हम सब करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो दैट विल बिकम योर नेट वर्किंग कैपिटल। फिर इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन बताएगा आपको कि आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, तो आई कैन से वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि इतने अमाउंट का आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो जितना भी आपको स्टॉक मेंटेन करना है रॉ मटेरियल का, वर्किंग कैपिटल का, सॉरी
वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का, वो सब वर्किंग कैपिटल आएगा। डेटर्स में जितना अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा आपका हमेशा, वो आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। कोई कैश आपके बिजनेस में आप रखने वाले हो, वो सब आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। और उसमें से क्रेडिटर कितना अमाउंट हमें अवेलेबल कर रहा है, उतना हमें रखने की जरूरत ही नहीं है पैसा। बैंक ओडी जितना आपको मिल रहा है, उतना आपको पैसा रखने की जरूरत नहीं। कोई बोलेगा बैंक ओडी पर इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा, सब कुछ होगा, बट हम बात कर रहे हैं कि हमारा पैसा कितना लगने वाला है वर्किंग कैपिटल में। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट मिल रहा है तो हमने पैसा लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा ना, तो माइनस कर देंगे हम। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस वन। और उसमें कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके लिए, कोई भी कॉन्टिजेंसी के लिए क्वेश्चन ही बताएगा, वो तो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि उसको कितने रुपीस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए रखना है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। अरे बहुत सिंपल स्टेटमेंट बन रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल। सारे स्टॉक की वैल्यू, सारे डेटर्स, सारे कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस सबको ऐड कर दो और करंट लायबिलिटीज को सबको माइनस कर दो, ये आ गया वर्किंग कैपिटल। अब ये सब निकालने के लिए वापस से हमें एक बात समझनी है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालें हम। तो देखो, आई वांट टू से आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 मंथ का है, एग्जांपल ऐसा बता देगा 1 मंथ का है, तो 1 मंथ का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि रॉ मटेरियल कंज्यूम जो पूरे 360 डेज या 12 मंथ्स के लिए होता है, तो हम उसके बेसिस पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 मंथ का कितना होगा निकाल देंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय 1/12 करा, तो आपके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू आ गया। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है, तो आपको साल भर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है। अब क्वेश्चन ही बताएगा कि उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 2 मंथ्स इज योर वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, ऐसा क्वेश्चन बता देगा। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 2 मंथ्स ले लोगे। मगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 2 मंथ्स लिया तो वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आया, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 100% कंप्लीट का है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी क्वेश्चन विल गिव यू 50% इज कंप्लीट, 75% इज कंप्लीट। तो व्हाट यू विल डू इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 2 मंथ्स मतलब 2/12 इंटू 50%, 75%, 80% जो क्वेश्चन बताएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी अमाउंट्स की फिगर में आ जाएगा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का। ऐसे सेम फिनिश गुड्स का करेंगे। फिनिश गुड्स सीओजीएस के बेसिस पर आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरे साल भर का होता है, फिनिश गुड्स बोला है 2 मंथ्स का स्टॉक रखते हो आप, तो सीओजीएस मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कर दिया आपने, तो आपके पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। ऐसे ही सेम बेसिस पर आप डेटर्स का भी वैल्यू निकाल सकते हो। डेटर्स के लिए सेल्स आपको 3 मंथ्स का 12 मंथ्स की होती है, क्रेडिट सेल्स या सेल्स जो भी होती है आपकी वो 12 मंथ्स की होती है, बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो डेटर्स हैं आपके वो 2 मंथ्स के हैं, तो हम क्या करेंगे डेटर्स निकालने के लिए सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 2/12, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक फॉर्मेट बना करके सारे वर्किंग कैपिटल के एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो, जो अभी हमने आगे के टॉपिक्स मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी करके रखना, वो अभी पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको ये पढ़ाया है अभी तक, ठीक है। आई हैव टॉट यू दिस थिंग ना, RMHP और ये सब पढ़ा दिया। इसके बाद हमको ये पढ़ना बाकी है अभी कि एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे करें। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करने के लिए, हाँ, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करने के लिए दैट इज अ पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर। टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल we need to estimate current assets and current liabilities, हमको ये estimate करना पड़ेगा, which are calculated as follows। सबसे पहले stock of RM निकालना है, तो जितना भी raw material consumed है multiplied by raw material holding period divided by 365, 12 या 52, जिस बेसिस पर raw material holding period क्वेश्चन में देगा, डेज में देगा तो 365, वीक में देगा तो 52 से डिवाइड कर देना, और अगर मंथ में देगा तो आप 12 से डिवाइड कर देना, मगर raw material consumed को। ऐसे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 365, 52 और 12 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो मैंने बताया था 75, 50, 80, जो क्वेश्चन बताएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी निकालना है, तो सीओजीएस मल्टीप्लाइड बाय एफजीएचपी डिवाइड बाय 365, 12 और 52। ऐसे डेटर्स निकालना है, तो क्रेडिट सेल्स जो भी थी इनटू डीसीपी अपॉन 365, 12 और 52।
ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन बता देगा, तो एनुअल एक्सपेंसेस बता रखा है, फिर बता दिया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हाफ मंथ का है, तो 0.5 डिवाइड बाय 12, जो भी इसका पीरियड है डिवाइड बाय 12 या 52 या 365। ऐसे जब आपने सब करा और कैश बैंक जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपके पास बन जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सारे करंट एसेट्स को ऐड करके। और उसमें से जब हम करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, दैट इज क्रेडिट परचेज इनटू सीपीपी अपॉन 365, 12 और 52 माइनस कर देंगे, ये जो भी वैल्यू आएगा क्रेडिटर्स का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वैल्यू माइनस कर देंगे, दैट इज एनुअल एक्सपेंसेस इनटू आउटस्टैंडिंग पीरियड डिवाइड बाय 365, 52 या 12, और बैंक ओडी जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सब माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मेट हुआ कि कैलकुलेट कैसे करना है, और ये बनेगा कैसे, तो ये ऐसा बनेगा। देखो अब आप रॉ मटेरियल, अच्छा सॉरी, ये सब निकालने के लिए हमको हमेशा हर क्वेश्चन में एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपको एक पूरी कॉस्ट शीट तो बनानी ही पड़ेगी पहले से, तभी तो आपके पास आरएमसी आएगा, तभी आपके पास सीओजीएस आएगा, तभी आपके पास सीओपी आएगा, तभी आपके पास सेल्स आएगा। वो सब आपको इस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने से ही पता पड़ेगा, और क्वेश्चन हमें ये हमेशा इंफॉर्मेशन देगा इसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट पेज हमेशा हम छोड़ेंगे, वो मेन आंसर होगा स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, और उसके नेक्स्ट पेज पर हमेशा हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट सिंपल कॉस्ट शीट जो हमें प्रिपेयर करना है। तो वो कैसे बनाया इसने, देखो एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट के नाम से बनाया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या परचेज जो क्वेश्चन में अवेलेबल हो, उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दोगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस बन जाएगा। फिर उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो वो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स बनेगा। और फिर हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो इट विल बिकम योर सेल्स। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट ओनली विच यू आर प्रिपेयरिंग। क्या क्या लोगे आप, आरएमसी या परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी आपके पास गिवन है, ओवरहेड्स या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब हम ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन भी हम ऐड करेंगे, तो आपका ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। और उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपके पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी ये। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आप जिसको बोल दो। फिर आप प्रॉफिट ऐड करोगे और तो आपका बन जाएगा ये सेल्स। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हमेशा बनेगा हर क्वेश्चन में, जब भी आपको एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आएगा। चलो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं वो तो मैंने बता दिया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए आरएमसी इंटू आरएमएचपी डिवाइड बाय 365, 52 या 12, ऐसे ही। फिर जब आपको डब्ल्यूआईपी का निकालना है तो सीओपी ले लिया, फिर फिनिश गुड्स का निकालना है यही सीओजीएस ले लिया, सेल्स का निकालना डेटर्स निकालना है तो आपने सेल्स ले लिया या टोटल कॉस्ट ले लिया, वो मैं समझाऊंगा क्या लेंगे, एंड दैट वे वी आर गोइंग टू डू, राइट। चलो अब जब हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल को, तो यहां पर 2 अप्रोचेस होती है। एक अप्रोच बोलती है टोटल कॉस्ट बेसिस, और दूसरी अप्रोच बोलती है कैश कॉस्ट बेसिस। टोटल कॉस्ट बेसिस में हम डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर टोटल कॉस्ट बेसिस। डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट इंक्लूड करने का मतलब क्या है सर? डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट इंक्लूड करने का मतलब यह है कि जब भी आप फिनिश गुड्स का वैल्यू निकालते हो तो आप सीओजीएस लेते हो, तो आप डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करोगे फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन में। ये हो गया टोटल बेसिस की बात। और जब भी हम डेटर्स निकालते हैं तो इस प्रॉफिट को भी इंक्लूड करके सेल्स पर निकालते हैं। बट आप मेरी बात समझना दोस्त, अगर मैं सिंपल आपसे बहुत अच्छे से पूछूं, प्रैक्टिकल बात के लिए पूछूं कि आज मैंने गुड्स डेटर्स को सप्लाई करे 100 रुपए के, जिसकी कॉस्ट थी 90 रुपए, तो आप मुझे समझाओ, अगर मुझे मेरा वर्किंग कैपिटल निकालना है डेटर्स के लिए, या डेटर्स में मेरा अमाउंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या मेरे 100 रुपए लग रहे हैं या मेरे 90 रुपए लग रहे हैं? अरे 10 रुपए का तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, आई विल अर्न दैट प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो डेटर्स में पैसा लग रहा है वो तो मेरा 90 रुपए पे ही लग रहा है, मतलब मेरी कॉस्ट पर ही लग रहा है। वो मेरा प्रॉफिट में इंक्लूड होकर के डेटर्स का अगर मैंने वैल्यू लिया
तो वो वैल्यू तो ज्यादा आ रहा है, जबकि उतना पैसा तो मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो मैं अर्न करता हूं। तो यहां पर मेरा पॉइंट ये है कहने का कि जब हम डेटर्स को वैल्यू करते हैं तो हम सेल्स इनटू डीसीपी अपॉन डेट कलेक्शन पीरियड अपॉन 365 52 या 12 ले रहे हैं। तो यहां पर हम सेल्स ले रहे हैं, इसका मतलब उसमें तो प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रहे हैं ना। हाँ, जबकि हमारा प्रॉफिट तो लग ही नहीं रहा है ना, तो हमें वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए फॉर आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट मतलब ये दोनों चीज हमारी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। बट जब हम टोटल बेसिस पे निकाल रहे हैं तो कोई बोलेगा सर फिर टोटल बेसिस पढ़ ही क्यों रहे हैं? अगर आप बोल रहे हो प्रैक्टिकली सही नहीं है तो पढ़ ही क्यों रहे हैं? बिकॉज हम टोटल बेसिस इसलिए फॉलो करते हैं जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी ना, तो इसका मतलब उससे हमें कम ही पैसा लगेगा प्रैक्टिकली। तो हम कंजर्वेटिज्म होकर के चल रहे हैं यार, हम ज्यादा कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, एस्टिमेट ज्यादा करके चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को इंक्लूड करके चल रहे हैं, तो हम कंजर्वेटिज्म फॉलो कर रहे हैं ताकि कभी भी हम वर्किंग कैपिटल से लिक्विडिटी की हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ज्यादा एस्टिमेट करके रखा कि यार इतना तो वर्किंग कैपिटल में लगना ही है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो ये टोटल बेसिस होता है। टोटल बेसिस में डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन कहां इंक्लूड हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स की वैल्यू करते टाइम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर दिया। और प्रॉफिट का इंक्लूड हुआ, प्रॉफिट इंक्लूड हुआ डेटर्स की वैल्यू करते टाइम, क्योंकि डेटर्स को हम सेल्स पर ही ले रहे हैं, जबकि पैसे लग तो कॉस्ट ही रहे। तो दैट इज अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड ना टोटल बेसिस में कि डेप्रिसिएशन प्रॉफिट आर इंक्लूडेड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर और दिस इज कंजर्वेटिज्म अप्रोच। ये हो गया टोटल बेसिस। डिफरेंस किस किस में आएगा? टोटल बेसिस और एक और हम पढ़ेंगे अभी कैश कॉस्ट बेसिस सेकंड अप्रोच में। तो डिफरेंस दो ही चीजों का है दोस्त, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन का डिफरेंस और डेटर्स का डिफरेंस। फिनिश गुड्स की वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और जो डेटर्स है वो वैल्यू होगा टोटल सेल्स पर ही। तो डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट विल बी द पार्ट। बट जब हम कैश कॉस्ट बेसिस की बात करते हैं तो वहां पर डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट। तो वहां पर हम क्या करते हैं? तो वहां पर फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन हम करेंगे COGS विदाउट डेप्रिसिएशन का। मतलब COGS निकाला तो उसमें से डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर दो आप, जो लेस जो आपने ऐड करा था वो वापस लेस कर दो आप। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड मत करो वैल्यूएशन में। और ऐसे ही जब हमें डेटर्स भी वैल्यू करना है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पर करो, टोटल कॉस्ट पर, डू नॉट इंक्लूड प्रॉफिट इन दैट। तो जब टोटल कॉस्ट भी लेनी है तो उसमें डेप्रिसिएशन भी मत लो। तो टोटल कॉस्ट विदाउट डेप्रिसिएशन पर वैल्यू करो आप, जिसको हम बोलेंगे कैश कॉस्ट बेसिस फॉलो करना। तो दो ही चीजों में डिफरेंस, फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में और डेटर्स की वैल्यूएशन में। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन कैश COGS पर होगी और डेटर्स का वैल्यूएशन कैश COS पर होगा, नॉट ऑन सेल्स, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस इज अ डिफरेंस। अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस एज कंपेयर टू दिस, इसमें तो कम आएगी ना वर्किंग कैपिटल। और साथ ही में क्या होगा? ये एग्रेसिव अप्रोच होगी, क्योंकि इसमें क्या है, जितना वर्किंग कैपिटल बोलो उतना ही होना ही चाहिए, उससे कम हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर दिस इज योर एग्रेसिव एंड दिस इज योर कंजर्वेटिज्म। अब जब भी हम ये वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अभी एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस, तो उसमें हमेशा दो चीजें हमें क्वेश्चन में से मिलनी चाहिए। या तो हमें मिल जाए नंबर ऑफ यूनिट्स, लेवल ऑफ एक्टिविटी, और एक हमें मिल जाए टाइम पीरियड, भाई आप कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल देखना चाहते हो। तो ये दो चीजें हमें हमेशा रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज कितने लेवल ऑफ एक्टिविटी पर आप ऑपरेट कर रहे हो, और दूसरा टाइम पीरियड। So that has been given fourth point में। To calculate working capital, we require either of the following two information: number of units, that is level of activity, और time period। और हमेशा दोस्त इन दोनों में से कौन सा अप्रोच फॉलो करना है अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो? ऑलवेज वी आर गोइंग टू फॉलो कंजर्वेटिज्म अप्रोच, दैट इज टोटल कॉस्ट बेसिस। बट अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल निकालो कैश कॉस्ट बेसिस पर, तो फिर हमें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना है फॉर आर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड सेल्स, सॉरी एंड डेटर्स। ठीक है ना? चलो, तो ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया आपका। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है? तो व्हाट दे आर टेलिंग अस इन फिफ्थ पॉइंट, लेट अस रीड। वर्किंग कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर टू टाइप ऑफ कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
कि जो वर्किंग कैपिटल है ना वो दो टाइप की कंपनीज के लिए हम निकाल सकते हैं। पहला एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए और दूसरा हम निकालेंगे न्यू कंपनी के लिए। तो पहले हम एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करते हैं। तो जब भी हम एग्जिस्टिंग कंपनी की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स सही बात है ये कि भाई जब भी वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट कब कर रहे हो आप, साल के खत्म होने के बाद थोड़ी करोगे, साल के स्टार्टिंग होने से पहले से हम एस्टिमेट करके रखेंगे कि नेक्स्ट ईयर हमें कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है ना। अब अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बात करते हैं, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी की हम बात करते हैं, तो इफ द नो इंफॉर्मेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती ओपनिंग स्टॉक के बारे में, तो वी अज्यूम दैट स्टॉक लेवल्स आर मेंटेन्ड, दैट इज ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। दिस विल हेल्प इन द फॉलोइंग टू इंप्लीकेशंस। ये क्या बात है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे जब भी समझाऊंगा, बट पहले थोड़ा सा क्लैरिटी लाता हूं पहले मैं आपको, है ना। हम बात कर रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग कंपनी की कैलकुलेट करने के लिए। एक तो न्यू कंपनी की करेंगे और एक एग्जिस्टिंग कंपनी की करेंगे। जब मैं एग्जिस्टिंग कंपनी की बात कर रहा हूं ना, तो दोस्त वहां पर क्या होता है ना, वहां पर यह होता है एग्जिस्टिंग कंपनी का कैलकुलेशन करते टाइम कि हम अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं ये मान करके चलता हूं, अजम्पशन लेकर के चलता हूं कि हम स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं। और जब हम स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं तो जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। इससे क्या होता है सर, इसके दो इंप्लीकेशन आ जाते हैं। एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके परचेज के बराबर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम क्यों है, क्योंकि हम स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। तो स्टॉक मेंटेन करने का मतलब होता है मैं हर साल एक ही स्टॉक रखता हूं। 10,000 रुपए का एक ओपनिंग स्टॉक है, 10,000 का एक क्लोजिंग स्टॉक रखता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आरएमसी है वो ही परचेज है, या जो परचेज है वो ही मेरा आरएमसी। ये पहला इंप्लीकेशन हुआ एग्जिस्टिंग कंपनीज का वर्किंग कैपिटल सॉल्व करते टाइम। दूसरा इंप्लीकेशन, जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो वहां पर भी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड सेम ही रहने वाले हैं, तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए ये दो बातें मेरे को ध्यान रखनी पड़ेगी कि देयर विल बी नो डिफरेंस इन परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड सीओपी एंड सीओजीएस। ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बात करनी पड़ेगी। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अजम्पशन लेकर के चलेंगे कि वो सेम ही होता है। बट अगर मैं न्यू कंपनी की बात करता हूं, व्हेन आई विल टॉक अबाउट न्यू कंपनी, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले ही करने वाला हूं मैं वहां पर। तो वहां पर तो जितना भी मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक करूंगा मैं, वो जाकर के मेरा परचेज होगा, क्योंकि वहां पर ओपनिंग स्टॉक तो नील होगा हमेशा। तो वो बात होगी न्यू कंपनीज के बारे में। ठीक है ना। अब in the absence of information with respect to the approach to be followed, we can assume either total or cash cost. However, total basis is preferred। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें टोटल बेसिस मानना है। और एग्जिस्टिंग कंपनी हुई तो वहां पर परचेज ही आरएमसी होगा और सीओजीएस ही सीओपी होगा। हाँ, ये दो पॉइंट्स और ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग कंपनी भी। जब आएंगे क्वेश्चन में दैट टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट अभी आपको समझ में आया है वर्किंग कैपिटल का? क्वेश्चंस आएंगे तो और इजीली समझ में आएगा। बट हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहला पेज हमेशा छोड़ना है एस्टिमेशन स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिख करके। अब वो दो बेसिस पर हो सकता है, टोटल या फिर कैश कॉस्ट। कौन बताएगा? क्वेश्चन नहीं बताया तो टोटल। टोटल और कैश कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? टोटल और कैश कॉस्ट में डिफरेंस है कि टोटल के टाइम, टोटल बेसिस के टाइम डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच की बात हो गई, क्योंकि यहां पर डेटर्स को भी वैल्यू करना है सेल्स पर और फिनिश गुड्स को भी वैल्यू करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन पर। इसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा आता है। फिर दूसरा होता है कैश कॉस्ट बेसिस, तो वहां पर डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट आर नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। इसका मतलब वहां पर कैश कॉस्ट बेसिस पर फिनिश गुड्स वैल्यू होगा सीओजीएस, कैश सीओजीएस पर, मतलब डेप्रिसिएशन को लेस करके, और सेल्स भी वैल्यू होगा टोटल कॉस्ट कैश कॉस्ट पर ही ओनली, कॉस्ट
कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स पर ही प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना है फॉर द वैल्यूएशन, और ये एग्रेसिव अप्रोच है। कुछ गिवन नहीं है तो टोटल बेसिस फॉलो कर लेंगे। फिर दो टाइप की कंपनीज हो सकती है इसमें, पहली कंपनी हो एग्जिस्टिंग कंपनी हो सकती है या फिर न्यू कंपनी हो सकती है। न्यू कंपनी के लिए तो हम पहले से ही स्टार्ट करने से पहले से ही पता कर लेंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए नेक्स्ट ईयर से पहले पता करेंगे। एग्जिस्टिंग कंपनी होगा तो वहां पर अगर ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं है तो यह बात ध्यान रखनी है कि जो परचेज है वही आरएमसी है और जो सीओपी है वही सीओजीएस है। ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हम स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। स्टॉक मेंटेन करने चलने का मतलब ये होता है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों सेम होते हैं, तो वो दोनों कट जाते हैं, इसलिए परचेज आरएमसी के इक्वल हो जाते हैं। अब पहला पेज जब छोड़ दिया एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए, तो दूसरे पेज पर हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट शीट ओनली, आरएमसी प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड्स विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी ओवरहेड्स और डेप्रिसिएशन ऐड करा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सीओजीएस आ गया। फिर आपने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, सेल्स बन गया, दैट्स इट। चलो, तो अब मैंने आपको ये पूरी बातें क्लियर कर दी है, अब हम इसके क्वेश्चंस पर चल सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो नाउ लेट अस रीड आफ्टर दिस, इफ यू विल सी, तो वी हैव टू रीड नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। Yes, this is the classwork section. चलो, let us read this question number 1 now. Cost sheet of the company provides the following data. Raw material given है cost per unit 50 का, direct labor है 20, overheads including depreciation of 10, 40 है, तो total cost 110 रुपए लग गई। प्रॉफिट इसमें 20 रुपए का ऐड करा तो सेलिंग प्राइस 130 रुपए आ गई। एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया कि रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टोर फॉर 1 मंथ, तो ये 1 मंथ आपका रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बता दिया। क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 1 मंथ, ये आपके लिए क्रेडिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन बता दी। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 मंथ्स। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 10 days। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज 30 days, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 2%, 25% of the sales are on cash basis. Finished goods remain in warehouse for 2 months. ठीक है, ये FGHP हो गया। You are required to estimate the working capital requirement to finance a level of activity of 50,000 units per annum. देखो दोस्त, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स देना जरूरी है, तो 50,000 यूनिट्स के लिए हमको निकालना है पर एनम। Assume that all the business activities are carried out evenly throughout the year. Assume 360 days for calculation purpose. ठीक है दोस्त, हम 360 days लेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए। चलो, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ ठीक है। चलो, जब आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज छोड़ देना है जिसमें हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब ऑन विच बेसिस यू आर डूइंग, क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ बोला है क्या आपको? नहीं बोला है तो हम कौन से बेसिस लेंगे, टोटल बेसिस ले लेंगे। ये एक पेज छोड़ दिया, अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हो, 50,000 यूनिट्स के लिए, तो अब हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे आरएमसी 50,000 इंटू 50। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर 50,000 इंटू 20। फिर हम लिखेंगे ओवरहेड, जिसके हम ओवरहेड में अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड ही करना है हमें, तो जिसमें हम पूरा कर देंगे 40 इंटू 50,000। तो ये सब मिलाकर के आपके पास हो गया 110 इंटू 50,000। ये आपके पास टोटल कॉस्ट को, इसमें मैं क्या बोलूंगा, यही मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्योंकि और कोई कॉस्ट ही नहीं है। और फिर मैं प्रॉफिट भी ऐड करूंगा 20 इंटू 50,000 का, और फिर मैं सेल्स भी निकाल लूंगा 130 इंटू 50,000 का। जब मैंने ये सब कर दिया तो मेरा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट या मेरी पूरी कॉस्ट शीट बन गई। हम चेक कर लेते हैं। देखो, ये ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 है, बट हमने पहला पेज छोड़ दिया और हम यहां पर आ गए। सबसे पहले यहां पर जब आप आए सेकंड पेज पर, तो आपने वर्किंग नोट बनाया, एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट बोलो या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलो, बेटा एक ही बात होती है इसमें, ठीक है। अब इसमें आपने क्या लिखा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या परचेज 50,000 इंटू 50 करके,
लेबर निकाला आपने, डायरेक्ट लेबर जो गिवन था आपको 50,000 इंटू 20 और ओवरहेड्स 50,000 इंटू 40 करके टोटल निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही बन गया। प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके निकालो या बैलेंसिंग फिगर, और सेल्स आपने निकाल लिया 65 lakhs का। ये आपके लिए बन गया पूरा एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। यहां तक समझ में आया दोस्त? अब हम हमारे आंसर पर आएंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना स्टॉक लिखना है। 3 स्टॉक हो सकते हैं, स्टॉक ऑफ RM, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस क्वेश्चन में अगर आप रीड करोगे ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ही बताएगा। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम इंफॉर्मेशन रीड करें यहां पर, तो हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है? 1 मंथ का है। तो जितना भी आपने RM से निकाला, हमने RM से निकाला था 25 लाख का, 25 लाख इंटू अब 1 मंथ बोला है तो 1/12 कर लोगे आप। 360 डेज तो दे ही रखे आपको, तो आप 30/360 करो या आप 1/12 करो, बात बराबर ही आएगी। तो 1 मंथ निकाल देंगे 25 लाख डिवाइड बाय 1/12 करके, तो इतना आपके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। इसकी कैलकुलेशन हम करते टाइम ही दिखा देंगे, 25 लाख इंटू 1/12। फिर दूसरा क्या आएगा? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सर्च करो, कहीं है क्या, ये है क्या, नहीं है, थर्ड है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस इंफॉर्मेशन गिवन, तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आएगा ही नहीं। फिर तीसरा क्या देखेंगे हम? तो हम देखेंगे तीसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में ये री इंफॉर्मेशन, फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयरहाउस फॉर 2 मंथ्स। तो जितना भी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाला था, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मल्टीप्लाई बाय 2/12 कर देना। 2 मंथ्स है ना, क्योंकि तो 2/12 कर देंगे हम, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो गया। इसके बाद क्या निकालते हैं? डेटर्स निकालते हैं। तो डेटर्स इस बार हम किस पर वैल्यू करने वाले हैं? सेल्स पर ही वैल्यू करने वाले हैं। तो सेल्स दे रखा है हमको, तो अब हम देखो हमने डेटर्स भी निकाल दिए। सेल्स कितना था हमारे पास? 65 lakhs। तो अब मैं आपको शो कर देता हूं, देखो इसने यहां पर सब कुछ करा है। पहले सबसे पहले देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए 25 लाख इंटू 1/12 कर दिया, ये आ गया। फिर इसने डेटर्स एट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 65 लाख इंटू 2/12 कर दिया, ठीक है ना। अब जब आप डेटर्स निकाले तो 65 लाख का 2/12 करा, मगर वो गलत क्यों हो जाएगा गलती से? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी बताया था कि 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो जो डेटर्स निकलेगा वो तो क्रेडिट सेल्स का निकलेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे? तो 65 लाख का 2/12 तो करेंगे एक सही, मगर वो मल्टीप्लाइड बाय 75% कर देंगे, क्योंकि हमें तो क्रेडिट सेल्स का ही करना है बस। तो उसने 65 लाख का 75% कर दिया, फिर 2/12 कर दिया, तो ये डेटर्स की भी वैल्यू आ गई। फिर कैश बैलेंस, भाई हम तो हमारे हिसाब से करेंगे। तो ये 2 स्टॉक मैंने जो आपको बताए थे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, फिर डेटर्स हो गया था। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? कैश लेंगे। तो कैश क्वेश्चन में गिवन है क्या कि कितना हमें कैश मेंटेन करना है? नहीं है ना, कैश गिवन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, तो कैश मेंटेन करने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश गिवन है ही नहीं, नील है, तो वो नील ही ले लेंगे हम। कैश बैलेंस 1 लाख रुपए गिवन है क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करो यार, मैंने देखा ही नहीं। नहीं है ना, नहीं है मेरे पास भी। क्वेश्चन में देख लेता हूं है क्या ये। एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, लेट मी चेक दिस। एक मिनट, हाँ ओके यस, आपके ना यहां पर एक पॉइंट मिसिंग है, वो पॉइंट आप लिख लो। वो पॉइंट ये है कि कैश बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 1 लाख। ये वाला पॉइंट आपको और लिखना है। यहां पर एक पॉइंट ये मिसिंग है, दैट कैश बैलेंस टू बी मेंटेन इज ₹1 लाख, ठीक है। तो अगर ऐसा गिवन है तो हमने देखो यहां पर कैश बैलेंस भी ले लिया आपने 1 लाख रुपीस का, जो हमें गिवन था। तो हमने ये चारों चीजें निकाल दी। डेटर्स को 75% क्यों लिया? क्योंकि क्रेडिट सेल्स का निकलेगा। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल।
अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हमारे पास क्रेडिटर्स की वैल्यू निकालने के लिए ये गिवन है कि क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। तो अब आप ये बताओ क्रेडिटर्स किसका होगा, तो आई कैन से हम तो मैन्युफैक्चरर है यार, तो हमारे लिए जो क्रेडिटर्स हम परचेस करेंगे वो तो रॉ मटेरियल होगा। इसका मतलब क्रेडिटर्स का जब वैल्यू निकालना है तो हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन का ही 2 डिवाइड बाय 12, 2 मंथ्स का था ना, हाँ, तो 2 डिवाइड बाय 12 कर देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम का ही। और ये हमारी जो कंपनी है वो आई बिलीव अभी एग्जिस्टिंग कंपनी चल रही है, इसीलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसलिए जब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हम आरएमसी और परचेज दोनों सेम ही मान रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिटर्स को रॉ मटेरियल कंज्यूम के बेसिस पर ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्रेडिटर्स भी हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास दो चीजें और है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए। टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 10 डेज। तो जितना भी आपने डायरेक्ट लेबर निकाला है, वेजेस निकाला था 20 इंटू 50,000 करके, जितना भी निकाला है वो 360 डेज के लिए, इन अ ईयर के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 10/360 कर दोगे आप, तो वो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया। और ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब निकालना है तो ध्यान रखना 40 का मत निकाल देना पूरा, 40 में से 10 तो डेप्रिसिएशन है, तो 30 का निकलेगा वो, 30 इंटू 50,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थोड़ी हो सकता है। तो जितना भी ओवरहेड आपने लिखा है वो तो 20 लाख रुपए जो आपने लिखा है वो तो आपने इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिखा है, तो डेप्रिसिएशन 5 लाख उसमें से हटा देना, तो 15 लाख का ओवरहेड का निकलेगा। तो 15 लाख इंटू 30/360 कर दोगे आप। तो ये तीनों चीजें आपने कर दी होगी, तो आपके पास ये चीज आ गई। देखो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 10 लाख का 10/360 करके, क्रेडिटर्स फॉर परचेज भी आ गया 25 लाख का ही, जैसे हमने करा था। क्रेडिट फॉर परचेज 1 मंथ है क्या यार, मैंने 2 मंथ्स बताया था ना। क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 1 मंथ, सॉरी, क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर भी 1 मंथ ही है, तो 1/12 भी करना है उसमें, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी कर दिया हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स भी कर दिया हमने, मगर देखो 15 लाख का ही करा, 20 लाख में से 5 लाख माइनस करके, क्योंकि डेप्रिसिएशन कभी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता, नॉन कैश है वो सब करा। बी कर दिया तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। ए में से ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से ये जो करंट लायबिलिटीज है इसको माइनस कर दिया, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। अब फर्स्ट अजम्पशन, इट इज अज्यूम दैट द ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट, मैंने जैसा आपको बताया। और सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वर्किंग कैपिटल हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन टोटल बेसिस। ये हमेशा अपन को अजम्पशन लिख करके आना है कि हम टोटल बेसिस पे कर रहे हैं या कैश कॉस्ट बेसिस पर। और कुछ गिवन नहीं होता है तो मैंने जैसे आपको समझाया आप भी टोटल बेसिस पर ही करना। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं मेरी बुक में से पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो, ठीक है। क्या गिवन है अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो नाउ व्हाट दे हैव गिवन अस इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाँ, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है द फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेट टू XYZ कंपनी, सेल्स दे रखा है एट 2 मंथ्स क्रेडिट, क्वेश्चन में यही बता दिया उसका कि 2 मंथ्स क्रेडिट का 36 लाख का सेल्स है। मटेरियल कंज्यूम्ड, सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट, ये सप्लायर की बात बता दी, 9 लाख रुपीस का मटेरियल है, मटेरियल कंज्यूम मतलब RMC है। वेजेस पेड, जिसमें बता दिया मंथली इन अरियर्स, ठीक है, 7,20,000। फिर आपको बता दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश एक्सपेंसेस आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर। ये आपको बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वो 80,000 है, जो कैश एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ इन अरियर, ठीक है। उसके बाद टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबव, ठीक है। अब ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखा है, ऊपर जो था ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर था, और वो 1 मंथ इन अरियर होता है हमेशा, तो इसका मतलब ये 80,000 1 मंथ का है, तो 12 महीने का कितना होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टोटल होगा कैश वाला। कैश वाला इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होगा। उसके बाद टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड एज अबव, पेड एज अबव का मतलब यहां पर यह है कि जैसे वो 1 मंथ इन अरियर्स है वैसे ये भी 1 मंथ इन अरियर्स ही होगा, मगर ये टोटल है, इसका मतलब ये 1 मंथ का नहीं, ये पूरे साल भर का है। वापस से पढ़ रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग कितना है एट द ईयर एंड, तो 80,000 है। अब ये 80,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो कैसे होता है, तो 1 मंथ इन अरियर हम पे करते हैं, तो इसका मतलब ये 80,000 तो 1 महीने का ही हुआ ना, तो पूरे साल भर का कितना होगा टोटल वो हम निकाल देंगे 80,000 इंटू 12 करके, 9,60,000।
उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये रहा अमाउंट 2,40,000, पेड एज अबव मतलब 1 मंथ इन अर्लियर, तो 1 मंथ उसका आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तो 2,40,000 इंटू 1/12 करके। हाँ, डिफरेंस समझना दोस्त, ठीक है। आगे, टोटल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस, तो वापस ये टोटली है, तो क्वार्टरली इन एडवांस मतलब ये प्रीपेड में चला जाएगा, तो ये करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो 1,20,000 इंटू 3/12 करके। अब आगे, कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% काउंटिंग डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट कीप्स 1 month stock each of raw material and finished goods and a cash balance of rupees 1 lakh. Assume 20% safety margin. Work out the working capital requirement of the company on cash cost basis. Ignore work in progress. वैसे भी work in progress की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हम इग्नोर ही करने वाले थे। अब इस बार जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है, बट कुछ भी करना हो, कैश कॉस्ट हो चाहे टोटल कॉस्ट हो, सबसे पहले आपका क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे पहला पेज छोड़ के। इस बार एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाना बहुत आसान है क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली गिवन है 9 लाख, इसमें हम वेजेस ऐड करेंगे 720 और इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरे ऐड करेंगे 9,60,000 और ये कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। ये सब ऐड करा तो आपका ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। फिर आप इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस टोटल वाले, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा, मगर वो भी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स ही आ रहा है क्योंकि अभी तक डेप्रिसिएशन ऊपर से नीचे तक कहीं इंक्लूड ही नहीं हुआ, तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। उसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपका ये सेल्स आ जाएगा, तो प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर इन दैट पॉइंट। और वैसे भी इस बार हमें सेल्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही चाहिए था। यहां तक समझ में आई आपको बात? हाँ, तो ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बना दिया सब हमने। देखो कैसे बनाया, 9 लाख, 7,20,000 और 80 इंटू 12 करके 9,60,000, ये तीनों को ऐड करा तो वो आपका कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस आया। उसमें फिर आपने 2,40,000 और 1,20,000 ऐड करा तो आपके पास कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। दिखा भी देता हूं आपको, चलो देखो ये रहा, ये यहां पर बनाया। एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट रॉ मटेरियल और परचेज लिया, वेजेस ऐड करा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करा, देखो 9,60,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैश वाला आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करा, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करा तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आया कैश वाला, और प्रॉफिट ऐड करा तो सेल्स आ गया। यहां तक क्लियर? चलो, ये हमने जैसे ही इनकम स्टेटमेंट बना लिया, अब हम कहां पर आ जाएंगे, अब हमारे स्टेटमेंट पर आ जाएंगे जो हमें बनाना होगा। तो अब हम वो कैसे बनाएंगे, तो साहब सबसे पहले हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही लेने वाले हैं। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात करेंगे हम, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में बोला है कि सप्लायर एक्सटेंडेड, ये तो सप्लायर के बारे में थी, ये रहा 1 month स्टॉक ईच ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो यानी 1/12 भी करना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास था 9 लाख, तो 9 लाख का 1/12 कर दोगे आप, वो आपके पास स्टॉक ऑफ आरएम आ गया। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है, तो जितना भी सीओजीएस आपके पास आया था उसका 1/12 कर दोगे आप, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आ गया। फिर आप क्या लेते हो, फिर आप लेते हो डेटर्स। तो डेटर्स की बात करेंगे तो 2 months क्रेडिट है, मगर इस बार डेटर्स कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है दोस्त। तो कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाला था, प्रॉफिट इंक्लूड मत करो, डेप्रिसिएशन इंक्लूड मत करो, तो जो आपने कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला है टोटल वाला है ना, सेल्स पर मत लेना, टोटल कॉस्ट की टोटल कॉस्ट पर लेना है हमें, कैश कॉस्ट पर, तो उसका मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कर देना क्योंकि ये 2 months का क्रेडिट है। फिर उसके बाद आप कैश लोगे, तो कैश क्वेश्चन में बताया हुआ था कि हमें 1 लाख रुपीज मेंटेन करना है, तो वो ले लेंगे हम। फिर हम लास्ट लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस का 1,20,000 इंटू 3/12 करके। तो ये सब करा तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, देखो मैं अब आपको दिखाता भी हूं ना आंसर, देखो ये रहा। डेटर्स लिया कैश कॉस्ट पर, तो 2940 इंटू 2/12 करा। 2940 का क्या था, देखो ये रही टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स था, ये रहा, और ये कैश कॉस्ट है क्योंकि यहां पर डेप्रिसिएशन तो इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है ना। तो यानी हमने इसमें लिया डेटर्स को, तो
डेटर्स को लेने के बाद प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी आपने 1,20,000 का 3/12 कर दिया। फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1/12 कर दिया 9 लाख का, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था उसका निकाल दिया 1/12 करके, और फिर कैश बैलेंस जो गिवन था ये सबको ऐड करा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यहां तक समझ गए? अब हम इसके बाद क्या लेंगे, करंट लायबिलिटीज ले लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज में जब परचेज निकालना है आपको, क्रेडिटर्स निकालना है आपको, तो क्रेडिटर्स के बारे में सप्लायर एक्सटेंड 2 मंथ्स क्रेडिट है, तो 9 लाख इंटू 2/12 कर देना आप। इसके बाद वेजेस मंथली इन अरियर्स है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएंगे आपके पास 7,20,000 इंटू 1/12 करके। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यही एज इट इज आ जाएंगे, 1 मंथ इन अरियर्स है तो 80,000 रुपये आ जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 240 इंटू 1/12 कर दोगे आप, बस आपके पास ये चारों आ गए। परचेज मतलब वो करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स आएगा यहाँ पर, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस करा 1/12 करके, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो गिवन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ करके आ गया, तो ये आपने निकाल दिया बी, दैट इज योर करंट लाइबिलिटीज को ऐड करते तो बी लिख देते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ऐड करते तो ए लिख देते हैं करंट एसेट्स को। फिर हम वर्किंग कैपिटल लिखते हैं ए माइनस बी करके, नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी करके 6 लाख आया, और उस 6 लाख में आपको 20% क्वेश्चन में बोला था 20 या 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करना है। क्या बोला था क्वेश्चन में? 20%। तो 6 लाख का 20% ऐड कर दोगे 1,20,000, 7,20,000 आपके पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया क्वेश्चन खत्म। समझ में आ रहा है ना हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं सारे? जब भी एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाना है, मतलब वो पूरी कॉस्ट शीट बनेगी। आपको बोलेगा सर फिर इसमें ना इसका क्या मतलब था, ये ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, डेप्रिसिएशन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब तो हमारा कोई यूज ही नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्त, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। जब कैश कॉस्ट पे बनाना तो डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं थी, और जब आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं थी तो आपने इन सबको जब ऐड करा तो इसमें डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं था। तो अभी अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो मैं कैसे बोलता हूं, 36 लाख में से सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऐड कर लेस कर दोगे आप, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा ना दोस्त, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें डेप्रिसिएशन में इंक्लूड हो गया। 36 लाख माइनस 25% कर दो आप, जो भी आएगा उसको कंपेयर करो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जो कि कैश कॉस्ट है, तो डिफरेंस जो भी होगा वो डेप्रिसिएशन आ गया। देखो मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 बना करके बताया है वाली बात। देखो सेल्स में से जीपी माइनस करा जो क्वेश्चन में गिवन था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, और हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा 2580, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 1,20,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। अब देखो लिख भी दिया मैंने, although we have calculated depreciation that is an irrelevant because working capital is calculated on cash cost basis. However, if the working capital would have been calculated on total basis, then it would be relevant and would have been included in the cost of production. तब हम इंक्लूड करते हैं इसको, अगर आप टोटल बेसिस पे करते तो। हाँ चलो, तो आई बिलीव ये यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। The following information has been extracted from the records of the company. Product cost sheet per unit. Raw material 45, direct labor 20, overheads 40, total 105, profit 15 और selling price 120. Raw material are in stock on average for 2 months. I hope अब आप ये समझ गए होंगे। The material are in process on an average for 1 month. The degree of completion is 50% in respect of all the elements of cost. Finished goods stock on an average is for 1 month. इस बार ये तीनों स्टॉक आ गए। टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड इज 1.5 वीक। इस बार ये वीक की इंफॉर्मेशन आ गई, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। टाइम लैग इन रिसिप्ट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम डेटर इज 2 मंथ, ठीक है, ये डेटर्स के लिए आ गए। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ, क्रेडिटर्स के लिए आ गए। 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, मतलब ये आपको क्रेडिट सेल्स के लिए जब डेटर्स निकालना है तो 80% कर देना है। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू कीप अ कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। कंपनी इज poised for a manufacture of 1,44,000 units in the next year. Company is poised मतलब expecting 1,44,000 units in the next year.
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कौन सा बेसिस, तो वी आर गोइंग टू टेक ऑन टोटल बेसिस। सबसे पहले फर्स्ट पेज छोड़ दो, दूसरे पेज पे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाओ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाओगे तो सबसे पहले 144 इंटू 45 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 144 इंटू 20 डायरेक्ट लेबर, 144 इंटू 40 ओवरहेड्स, सबको ऐड करा तो वही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। और फिर प्रॉफिट ऐड करा 15 इंटू 144 और फिर सेलिंग प्राइस से 130 इंटू 144, दैट विल बी योर कॉस्ट शीट। हाँ, तो अब हमने जब ऐसे सब कुछ कर लिया तो हमारे पास पूरी कॉस्ट शीट तो बन गई। अब हम इसमें जब वापस से तीनों स्टॉक सबसे पहले निकालने वाले हैं, तो वो तीनों स्टॉक निकालने के लिए देखो, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 2 मंथ्स है, तो इसका मतलब जितना भी आरएमसी आया इंटू 2/12 कर दिया, आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस जब करना है ना हमें, ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस एंड एवरेज फॉर 1 मंथ बताया, तो यानी 1/12 तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड आ गया। मगर वर्क इन प्रोग्रेस को करोगे कैसे आप, तो आई बिलीव आप वर्क इन प्रोग्रेस को करने के लिए जितना भी आपके पास ये टोटल आया है कॉस्ट का 105 इंटू 144 करके, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50% से और इंटू 1/12 कर देंगे, क्योंकि 50% इज देयर डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जैसा मैंने आपको समझाया था अभी, ठीक है ना। तो हम वैसा कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। और फिर जो आपका फिनिश गुड्स है उसके लिए हम जो भी आपके पास ये टोटल 105 इंटू ये आया है इंटू 1/12 कर देंगे बस, ठीक है ना। तो ये तीनों आ गए आपके पास। उसके बाद आई बिलीव डेटर्स के लिए आपके पास ये दे रखा है, तो डेटर्स के लिए आपके पास जो सेलिंग प्राइस आया इंटू 144 करके सेल्स आया, उसमें से आपको 80% करना है और मल्टीप्लाइड बाय 2/12 करना है। 80% इसलिए क्योंकि क्रेडिट सेल्स निकाल दोगे तो डेटर्स भी आ गया। फिर आपके पास ये कैश भी आ गया 1 लाख का, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास कुछ प्रीपेड तो आई नहीं, तो बस ये आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ए बन जाएगा। फिर उसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो मटेरियल के लिए निकाला था आपने 1 मंथ का ही, वही आप इसको ले लोगे रॉ मटेरियल को 45 इंटू 144 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 करके, वो क्रेडिटर्स आ गया। फिर टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड इज 1.5 वीक, तो वेजेस और ओवरहेड 60 को मल्टीप्लाइड बाय 144 करके मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स होते हैं, तो डिवाइड बाय 52 कर देना। तो 1.5 डिवाइड बाय 52 वो वीक्स में गिवन है क्योंकि, तो डिवाइड बाय 52 कर देंगे, तो आपके पास वो आउटस्टैंडिंग वो भी आ जाएगा। बस जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले एस्टिमेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनाया, रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई करके 144 इंटू दिस, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स ले लिया, टोटल प्रॉफिट और सेल्स ले लिया, ठीक है। अब हम यहां पर आ गए, जब आपने करंट एसेट्स में देखा तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया आपने, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में जितना भी 6480 था इंटू 2/12 कर दिया, ठीक है। फिर जब आपने स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिया, तो देखो दोस्त, मैंने यहाँ पर जब टोटल सबके लिए 50% गिवन है, तो मैंने डायरेक्टली आपको बोला टोटल कॉस्ट का कर दो, बट इसमें अलग अलग इसलिए करा है क्योंकि समटाइम डिग्री ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, तो हमें समझना है कि स्टॉक रॉ मटेरियल 100% और वेजेस और ओवरहेड 50-50% ये अजम्पशन रहता है। तो वहां पर हमें इसका ब्रेकअप चाहिए, रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स का। बट जहां पर तीनों ही 50% है, तो मैं तीनों कॉस्ट को ही टोटल ऐड करके 50% करके इंटू 1/12 कर ही रहा था ना। ये ब्रेकअप दिखाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि कभी रॉ मटेरियल बिगिनिंग में ही लग जाएगा, तो उसको हम मल्टीप्लाइड बाय 100% करके 1/12 कर देंगे। फिर डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को निकालने के लिए जितनी भी उनकी कॉस्ट थी डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड की, उसको मल्टीप्लाई बाय 50-50% करके, या जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन देगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर 1/12 करेंगे। इसलिए ब्रेकअप दिखाया है इस वाले क्वेश्चन में। समझ गए ना। हाँ, तो ये सबको भी ऐड कर दिया, ये आ गया। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मैंने बताया था टोटल कॉस्ट का आप 1/12 कर देना, वही कर दिया। फिर जब हमने डेटर्स को निकाला सेलिंग प्राइस पे, तो 80% से भी मल्टीप्लाई करा, जो मैंने आपको बताया था क्रेडिट निकालने के लिए, और कैश बैलेंस जो गिवन था, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया। वेजेस माइनस कर दिया 1.5/52 करके, और क्रेडिटर फॉर परचेज भी निकाल दिया हमने, ये वेजेस और साथ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होंगे ना, हाँ आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स भी ले ली ना उन्होंने पूरे 1.5 करके, तो वो हमने माइनस कर दिया। ये सब माइनस करा आपने, तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गया।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 6 जो भी करना है हमको वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप यहां तक कंप्लीट करके रखो, ठीक है। चलो।